बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द अदर्स। हो सकता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हो उसमें कोई भी सच्चाई ना हो, बल्कि हमारे जीवन का सच कुछ और ही हो। और एक दिन हमें पता चले कि जो हम खुद को समझ रहे थे वो हम कभी थे ही नहीं। और ये कहानी भी कुछ ऐसी है जो शुरू होती है जर्सी द चैनल आइलैंड से। ये वक्त है सन 1945 का। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 अभी अभी खत्म हुआ है और इस आइलैंड पे एक सुनसान जगह पर एक बहुत बड़े घर को दिखाया जाता है। और इसके तुरंत बाद उसी घर के अंदर एक औरत चीखते हुए उठ जाती है। वो बहुत बुरी तरह डरी हुई होती है, शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। इसका नाम ग्रेस है और वो इस बड़े से घर में अपने 2 बच्चों एन और निकोलस के साथ रहती है। तभी घर के बाहर ये दिखाया जाता है कि 3 लोग यहाँ पर आते हैं। ये तीनों की तीनों यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। इनमें सबसे बड़ी लेडी का नाम मिसेस मिल्स होता है, आदमी का नाम मिस्टर टर्टल होता है और जो लड़की होती है उसका नाम होता है लीडिया। लीडिया बोल नहीं सकती, लेकिन मिसेस मिल्स इस घर की ओनर ग्रेस से कहती है कि जितना ही लगती है उससे उम्र में काफी बड़ी है। दरअसल उसके कहने का मतलब ये होता है कि ये काम में बहुत अच्छी है। इसके बाद ग्रेस इन सब को घर दिखाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। एक हफ्ते पहले न जाने सारे सर्वेंट्स कहाँ चले गए, उन्होंने अपनी सैलरी भी नहीं ली। ग्रेस इन्हें बताती है कि इस घर में 50 दरवाजे और उनकी 15 चाबियां हैं और तुम दूसरे दरवाजे को तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि तुम पहले वाले को लॉक न कर दो। दरअसल ये इस घर का रूल होता है। ग्रेस इन्हें ये भी बताती है कि इस घर में न टेलीफोन है, न टीवी है, न रेडियो है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरी तरह से साइलेंस चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती। और इसका कारण ग्रेस इन सब को ये बताती है कि जब जर्मन्स ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी तो हम काफी वक्त तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहे थे और अब हमें इस चीज की आदत हो चुकी है। और अब वो इन तीनों को अपने बच्चों से मिलवाने के लिए ले जाती है, लेकिन उनके कमरे में जाने से पहले वो इन्हें बोलती कि चारों तरफ पर्दे लगा दो। और चारों तरफ पर्दे लगाने से कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ग्रेस लैम्प जलाती है और वो इन तीनों को अपने बच्चों के कमरे में ले जाती है, जहाँ पर ये तीनों एन और निकोलस से मिलते हैं। ग्रेस इन्हें बताती है कि मेरे दोनों बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं, यानी कि इन्हें लाइट से एलर्जी है, इसीलिए हमें घर के अंदर हमेशा अंधेरा रखना पड़ता है। डॉक्टर भी आज तक इनका इलाज नहीं ढूंढ पाए और मेरे पति आज से 1.5 साल पहले वॉर में गए थे। हालांकि अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन वो कभी भी लौट कर नहीं आए, उनका कुछ भी पता नहीं चला। अब ये तीनों के तीनों इस घर में काम करना शुरू कर देते हैं और एक दिन ग्रेस को अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो भागते हुए अपने छोटे बेटे निकोलस के कमरे में जाती है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा होता है। वो कहता है कि मॉम मैं नहीं रो रहा, और ग्रेस को लगता है कि ये मेरी बेटी थी। वो भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाती है और वहां पर वो देखती है कि एन भी नहीं रो रही होती। वो एन से बोलती कि तुम रो रही थी। एन कहती कि नहीं, वो मैं नहीं थी बल्कि वो विक्टर था। ये नाम सुनकर ग्रेस पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती कि विक्टर कौन है? एन कहती कि वो लड़का जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर था। वो रो रहा था क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पिता एक पियानिस्ट है। मैंने उसको कहा कि तुम्हें पियानो को छेड़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। ग्रेस पूछती है तो उसके पिता कहाँ पर हैं? एन कहती है कि वो बाहर हॉल में बैठे हैं। ग्रेस कहती है कि मैं अभी वहीं से आई हूँ और वहां पर कोई भी नहीं था, और अगर यहाँ पर कोई विक्टर नाम का बच्चा रो रहा था तो कहाँ चला गया? एन कहती कि वो बाहर चला गया। इस बात पर ग्रेस गुस्सा होती है। वो कहती कि कोई बच्चा कमरे के अंदर और बाहर कैसे जा सकता है जबकि सारे दरवाजे बंद हैं। और तभी वो दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां पर एक दरवाजा खुला हुआ होता है और वो अपने तीनों सर्वेंट्स को बुलाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इन तीनों में से किसी एक ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। और वो उन तीनों को बहुत डांटती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस कमरे की तरफ गए नहीं जहां पर दरवाजा खुला हुआ था। रात को जब एन और उसका भाई निकोलस खाना खा रहे होते हैं तो निकोलस अपनी सिस्टर एन से पूछता है, क्या तुमने सच में किसी विक्टर नाम के लड़के को देखा था? वो कहते कि हाँ मैंने उसे देखा था। निकोलस कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। एन कहती कि जब हम बहुत जल्दी खेलना शुरू कर देंगे तो तब तुम हमारे साथ खेलने के लिए तरसोगे। और रात को जब ये दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी एन अपने भाई निकोलस से बोलती है, क्या तुम विक्टर से मिलना चाहोगे? वो यहीं आसपास है। इस बात से निकोलस डर जाता है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। एन कहती है कि तुम डरपोक हो, और इसके बाद वो उस अंधेरे कमरे में किसी से बात करना शुरू कर देती है। निकोलस को किसी लड़के की भी आवाज आती है,
लेकिन उसे लगता है कि एन उसे डराने के लिए अपनी आवाज बदलकर खुद से बातें कर रही है। निकोलस कहता है कि अगर तुमने आवाज बदलना बंद नहीं किया तो मैं मॉम से तुम्हारी शिकायत करूंगा। एन विक्टर से कहती है कि तुम्हें मेरे भाई को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना होगा। तुम इसके गाल को छुओ। और तभी निकोलस के गाल को कोई हाथ लगाता है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। और वहां पर इन दोनों की मॉम ग्रेस आ जाती है और ग्रेस अपनी बेटी एन को बहुत डांटती है। वो कहती है पता नहीं तुम कब सुधरोगी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी, तुम्हारा छोटा भाई कितना डर चुका है। लेकिन एन कहती कि मैंने इसे नहीं डराया, इसका गाल विक्टर ने छुआ था। लेकिन एन की मॉम ग्रेस को पूरी तरह से विश्वास है कि वो झूठ बोल रही है। यहाँ पर कोई भी विक्टर नाम का लड़का नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटी को माफी मांगने के लिए कहती है। लेकिन एन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती कि मैंने जो भी कहा वो सच है। ग्रेस कहती कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी तुम्हें बाइबल पढ़नी होगी। और वो उसे सीढ़ियों पर बाइबल पढ़ने के लिए कहती है। और अगले 3 दिनों तक वो बाइबल पढ़ती रहती है क्योंकि वो माफी नहीं मांगना चाहती। और जब कमरे में ग्रेस कुर्सी पर बैठकर एक कपड़े में कढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि ये उनके घर पर काम करने वाली लड़की जो बोल नहीं पाती, जिसका नाम लीडिया है, वो है। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो देखती है कि वहां पर मिसेस मिल्स और लीडिया होते हैं। इस बात से वो डर जाती है और तभी कमरे में झूमर हिलना शुरू हो जाता है। वो भागते हुए बाहर जाती है जहां पर सीढ़ियों में बैठकर उसकी बेटी एन बाइबल पढ़ रही होती है। और वो अपनी बेटी से पूछती है कि बताओ यहाँ पर कौन है। एन कहती कि मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने पहले आपको सच बताया था और उसके बदले आपने मुझे सजा दी। उसकी मॉम ग्रेस कहती कि मुझे बताओ, मैं सच जानना चाहती हूँ, यहाँ पर कौन है। और एन एक जंक रूम की तरफ इशारा करती है। वो कहती है कि वहां पर कोई है और ग्रेस उस कमरे में जाती है जहां पर सारा सामान सफेद कपड़े से ढका हुआ होता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। वो उन सारे कपड़ों को हटा देती है लेकिन उसे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता। और जब वो मिरर में देखती है तो उसे दरवाजा हिलता हुआ नजर आता है। वो भागते हुए उस कमरे से बाहर आती है जहां पर उसकी बेटी एन होती है। वो अपनी बेटी एन से पूछती कि वो कहाँ गए। एन बोलती क्या आपने उन्हें नहीं देखा, वो चारों तरफ है। और वो कह रहे थे कि ये घर उनका है और यहाँ पर जितने भी कर्टन्स हैं वो सब के सब कर्टन्स को उतारने वाले हैं। इस बात से ग्रेस पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे किसी के चलने की, दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही होती है। लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता। और तभी एन अपनी मॉम को एक स्केच दिखाती है। वो कहती है कि मैंने इसे कल बनाया, इसमें एक पूरा परिवार होता है। एन कहती है कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये जो छोटा बच्चा है यही विक्टर है। और इसमें एक ओल्ड लेडी का भी स्केच होता है। इन सब स्केचेस के ऊपर एक एक नंबर लिखा होता है। ग्रेस अपनी बेटी से पूछती कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। एन कहती कि मैंने जिसको जितनी बार देखा है उसके ऊपर उतना ही नंबर लिख दिया है। और एन ने यहाँ पर ओल्ड लेडी को सबसे ज्यादा बार देखा होता है क्योंकि उसके ऊपर नंबर 14 लिखा होता है। एन कहती है कि ये ओल्ड लेडी सबसे खतरनाक है। ये कभी भी हमारी तरफ नहीं देखती लेकिन हमेशा हमें देख रही होती है। और वो मुझे बार बार कहती है कि मेरे साथ आओ। और विक्टर ने मुझे बताया कि ये एक विच है। और अब ग्रेस को इतना तो समझ में आ चुका है कि इस घर में उनके अलावा भी कोई और रहता है। और वो अपने सर्वेंट्स को बोलती है कि हमें पूरे घर को छान मारना होगा। और सब के सब घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। और जब ग्रेस घर की तलाशी ले रही होती है तो वहां पर उसे एक एल्बम मिलती है। तभी वहां पर मिसेस मिल्स आ जाती है और ग्रेस उनसे पूछती है कि इस एल्बम में जितने भी लोगों की फोटोज हैं वो सब के सब सो रहे हैं, ये कौन है। मिसेस मिल्स कहती कि ये लोग सो नहीं रहे बल्कि ये सब लोग मर चुके हैं, यानी कि ये मुर्दों की एल्बम है। मुझे लगता है कि लास्ट सेंचुरी में कुछ ऐसे लोग थे जो इंसानों के मरने के बाद उनकी फोटोज लेते थे और उसे एल्बम में लगा दिया करते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनकी आत्मा इन फोटोज के जरिए जिंदा रह सकती है। इस बात से ग्रेस को डर लगता है। वो कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। और रात को जब वो मिसेस मिल्स के साथ बैठी होती है तो वो मिसेस मिल्स से पूछती है कि मुझे बताओ कि जब पहले तुम इस घर में काम किया करती थी तब यहाँ का माहौल कैसा था। दरअसल मिसेस मिल्स, मिस्टर टर्टल और लीडिया ये तीनों के तीनों यहाँ पर पहले भी काम करते थे जब इस घर के ओनर कोई और थे। मिसेस मिल्स बताती है कि उस वक्त इस घर में 15 सर्वेंट्स काम किया करते थे और मैं उनकी हेड थी। इसके बाद इस घर के ओनर लंदन शिफ्ट हो गए। उनका धीरे धीरे यहाँ पर आना कम हो गया और ये घर पूरी तरह से खाली हो गया। और अंत में मैं, मिस्टर टर्टल और लीडिया हम तीनों यहाँ पर बचे। ग्रेस पूछती है कि लीडिया की आवाज कैसे चली गई।
वो बताती है कि एक दिन उसने अपने आप ही बोलना बंद कर दिया। ग्रेस बोलती है कि ऐसे कोई भी इंसान बोलना बंद नहीं करता, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। लेकिन मिसेस मिल्स इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। वो ग्रेस को बताती है कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी की वजह से मुझे इस घर को छोड़ना पड़ा। उस वक्त ये आइलैंड लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। लेकिन कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, और ये घर भी मेरे लिए ऐसे ही था, ये हमेशा मेरे साथ था। इसके बाद मिसेस मिल्स सोने के लिए चली जाती है, और जब ग्रेस यहाँ पर बैठी होती है तभी उसे पियानो के बजने की आवाज आती है, और वो उस कमरे की तरफ जाती है जहाँ पर पियानो है। और जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन पियानो का ढक्कन खुला होता है। वो उसे बंद कर लॉक कर देती है और वो कमरे से बाहर आ जाती है, और तभी वो देखती है कि कमरे को अंदर से किसी ने बंद कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। मिसेस मिल्स वहां पर भागती हुई आती है, और इसके बाद वो चाबी से उस कमरे को दोबारा खोलते हैं, और ग्रेस देखती है कि जो पियानो का ढक्कन अभी उसने चंद सेकंड्स पहले बंद किया था वो एक बार फिर से खुला हुआ है। और इस बात से वो डर जाती है, और वो मिसेस मिल्स से कहती कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई है, और मैं जानती हूँ कि वो इंसान नहीं है। इसके बाद ग्रेस घर से बाहर निकल जाती है। वो कहती है कि मैं पास के गांव जा रही हूँ जहाँ पर फादर रहते हैं, और मैं चर्च के फादर को यहाँ पर लेकर आऊंगी। मिसेस मिल्स उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अभी बहुत ज्यादा कोहरा है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, आपको कुछ और दिन रुकना चाहिए। लेकिन ग्रेस किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहती। वहीं पर मिस्टर टर्टल भी काम कर रहे होते हैं। दरअसल वो यहाँ पर एक गार्डनर है, और ग्रेस मिस्टर टर्टल को बोलती है कि मेरे पति ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक सिमेट्री है, तुम चारों तरफ चेक करो कि वो सिमेट्री कहाँ पर है। मिस्टर टर्टल बोलते हैं कि मैंने चारों तरफ कई बार देखा है, लेकिन मुझे आज तक कोई भी सिमेट्री यहाँ पर नहीं दिखी। ग्रेस कहती है कि हो सकता है कि पेड़ पौधे बड़े हो गए हो और वो उनसे छुप गई हो। एक बार और तुम्हें बहुत ध्यान से देखना होगा, और अगर तुम्हें यहाँ पर सिमेट्री मिलती है तो तुम ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या किसी ऐसे परिवार को दफनाया गया है जिनके बच्चे का नाम विक्टर है। और ये कहकर ग्रेस वहां से निकल जाती है, और तभी मिसेस मिल्स मिस्टर टर्टल के पास आती है, और वो मिस्टर टर्टल से कहती है कि ग्रेस को ऐसा लगता है कि ये घर हॉन्टेड है। मिस्टर टर्टल मिसेस मिल्स से कहते हैं क्या इसे यहाँ से जाने देना सेफ होगा। मिसेस मिल्स कहती है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोहरा बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। और इसके तुरंत बाद वो मिस्टर टर्टल को इशारा करके बताती है वो देखो। वो देखते वहां पर एक पत्थर दिख रहा होता है, और वो जल्दी से सूखे पत्तों से उस पत्थर को छुपा देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी की कब्र हो। वही जंगल में ये दिखाया जाता है कि ग्रेस गांव की तरफ बढ़ रही होती है, और तभी उसे कोहरे से एक साया उभरता हुआ नजर आता है। और जब वो उसे देखती है तो ये उसके हस्बैंड होते हैं जो वॉर से कभी भी वापस नहीं आए थे। और ग्रेस को ऐसा लगता था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अपने हस्बैंड को देख के वो बहुत खुश होती, वो उनके गले लग जाती है। वो कहती कि हमें लगा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। और इसके बाद वो अपने हस्बैंड को घर ले आती है। घर आने के बाद चार्ल्स अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है, वो उनके गले लगता है। और रात को जब ये सब डिनर कर रहे होते तो वहां पर चार्ल्स नहीं होता, क्योंकि वो सो रहा होता है। और तभी एन अपनी मॉम से कहती कि उस परिवार का क्या जो हमारे साथ हमारे घर पर रहता है। ग्रेस एन से कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रेस ने आज तक किसी को भी देखा नहीं होता, सिर्फ उसने महसूस किया होता है। और वो एन को कहती कि इस बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं करेगा। एन बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन ग्रेस उसे कुछ भी नहीं बोलने देती। वो उसे डांट कर वहां से अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। और जब वो रोते हुए अपने कमरे में जा रही होती है तभी मिसेस मिल्स उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो, क्योंकि जिनको तुमने देखा है उन्हें मैंने भी देखा है। एन कहती कि तुम्हें मेरी मॉम को सब कुछ बता देना चाहिए, वो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगी। मिसेस मिल्स कहती कि वो बहुत सारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन आज नहीं तो कल सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारी मॉम को इन बातों पर विश्वास करना ही होगा। अगले दिन ग्रेस अपनी बेटी एन को एक वेडिंग ड्रेस पहनाती है जो उसने उसके लिए बनाई होती है। इस ड्रेस को पहनकर एन बहुत खुश होती है। ग्रेस वहां से चली जाती है और कुछ ही देर बाद वो एन के गाने की आवाज सुनकर वहां पर दोबारा आती है और वो देखती है कि ड्रेस के नेट के पीछे जो चेहरा होता है
वो उसकी बेटी एन का नहीं बल्कि किसी बूढ़ी औरत का होता है जिसकी आंखें भी बहुत अजीब होती है। ये देखकर ग्रेस उस पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही एन के चेहरे से वो पर्दा हटता है तो वो देखती है कि उस पर्दे के पीछे उसी की बेटी होती है। और अब यहाँ पर मिसेस मिल्स भी आ जाती है और एन मिसेस मिल्स को कहती है कि मेरी मॉम मुझे मारना चाहती है और ये तब तक नहीं रुकेंगी जब तक ये मुझे मार न दे, क्योंकि ये एक शैतान है। इसके बाद एन अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर उसका छोटा भाई निकोलस भी होता है। निकोलस एन से पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मॉम ने मुझ पर हमला किया, वो पागल हो गई थी जिस तरह से वो पहले हुई थी। क्या तुम्हें वो रात याद है? निकोलस कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ग्रेस अपने हस्बैंड चार्ल्स के साथ होती है और वो कहती है कि तुम जानते हो कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स पूरी तरह से बदला हुआ होता है, वो पूरी तरह से बदहवास होता है। ऐसा लगता है कि मानो उसे कुछ बातों पर यकीन ही ना हो, वो किसी भी बात का कोई जवाब अच्छे से नहीं दे रहा होता। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने परिवार को गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, मुझे जाना होगा। ग्रेस कहती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो कहता है कि फ्रंट पर, जहाँ पर वॉर चल रही है। ग्रेस कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? वॉर कब की खत्म हो चुकी है और पहले भी तुम हम सबको छोड़कर चले गए थे। हम सबको तुम्हारी जरूरत थी, हम तुमसे प्यार करते थे। तुम्हारे बिना मुझे कितने अंधेरों में रहना पड़ा, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब सुनकर चार्ल्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और इसके बाद वो अपनी पत्नी ग्रेस के साथ सो जाता है। और जब सुबह ग्रेस की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वहां पर चार्ल्स नहीं होता। दरअसल वो वापस जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ एन की आंखें खुलती है और वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि यहाँ पर खिड़कियों के जितने भी पर्दे होते हैं वो सब के सब किसी ने हटा दिए होते हैं। ग्रेस वहां पर भागती हुई आती है और अपने बच्चों को अंधेरे में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन घर पर कहीं पर भी पर्दे नहीं होते। वो किसी तरह से अपने बच्चों को एक डार्क जगह पर छोड़कर अपने सर्वेंट्स के पास जाती है। वो कहती है कि घर के सारे कर्टेन्स कहां पर चले गए। मिसेस मिल्स कहती है कि हमें नहीं पता। वहां पर मिस्टर टर्टल भी होते हैं। वो कहते हैं भला घर के पर्दे कोई क्यों लेना चाहेगा। मिसेस मिल्स कहती कि शायद डे लाइट के लिए। ग्रेस कहती कि कोई मेरे बच्चों को मारना चाहता है। मिसेस मिल्स उसे कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डे लाइट से तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। और अब ग्रेस को पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि ये तीनों मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो उनकी तरफ गन तान लेती है। वो कहती है मुझे मेरे घर की चाबियां दो, मैं कर्टन्स को ढूंढकर दोबारा इस घर में लगा दूंगी। और वो उनसे चाबियां लेकर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। घर के बाहर मिसेस मिल्स मिस्टर टर्टल को बोलती है कि जिन कब्रों को हमने पत्तों के नीचे छुपाया है उन कब्रों के ऊपर से पत्तों को हटाने का वक्त आ चुका है। अब रात हो जाती है और घर के अंदर जहां पर एन और निकोलस बैठे हैं, निकोलस अपनी बहन एन से कहता है कि मॉम क्या कर रही है, इतनी आवाजें क्यों आ रही है। एन अपने भाई को कहते हैं कि वो पागल हो चुकी है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, और अब वैसे भी रात हो चुकी है, बाहर सनलाइट नहीं है और मैं डैड को ढूंढने के लिए जंगल में जा रही हूँ। और वो वहां से अपने भाई के साथ निकल पड़ती है। वहीं घर पर ग्रेस अभी भी कर्टेन्स को ढूंढ रही होती है और तभी उसे एक फोटो मिलता है और ये फोटो उसी एल्बम से गिरा होता है जिस एल्बम में सभी डेड लोगों की फोटो होती है। इस फोटो पे तारीख लिखी होती है दिसंबर 1891, यानी कि आज से 54 साल पुरानी। और जब वो उस फोटो को पलट कर देखती है तो उसमें मिसेस मिल्स, मिस्टर टर्टल और लीडिया की फोटो होती है, जो तीनों की तीनों उस फोटो में डेड है। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वहीं जंगल में ये दिखाया जाता है कि एन को और उसके भाई निकोलस को 3 ग्रेव्स दिखती है। एन भागकर उन ग्रेव्स के पास जाती है और वो देखती है कि उन ग्रेव्स पर उन तीनों सर्वेंट्स के नाम लिखे होते हैं जो अभी भी उनके घर पर काम करते हैं। और एन समझ जाती है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो आत्माएं हैं। और तभी एन अपने भाई की तरफ देखती है और वो देखती है कि वो तीनों सर्वेंट्स उसके भाई के पीछे खड़े होते हैं और वो अपने भाई को यहाँ से भागने के लिए कहती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तब तक एन की मॉम ग्रेस भी बाहर आ जाती है। उसके हाथ में गन होती है। वो कहती है कि आगे मत बढ़ना। मिसेस मिल्स कहती है कि आज से 50 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हम तीनों मर चुके हैं। ग्रेस इन पर गोली भी चलाती है, लेकिन ये आत्माएं हैं, इन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो सकता। और इसके बाद ग्रेस अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आ जाती है और घर के दरवाजे के बाहर मिसेस मिल्स, मिस्टर टर्टल और लीडिया खड़े होते हैं। ये कहते हैं कि हमें अंदर आने दो। ग्रेस अपने बच्चों को ऊपर भेज देती है और वो इन तीनों को कहती है कि हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दो। मिसेस मिल्स कहती है कि हमें यहाँ पर इंसानों को और आत्माओं को एक साथ मिलकर रहना सीखना होगा। ग्रेस कहती है कि तुम लोग मर चुके हो, तुम हमें यहाँ पर अकेला छोड़ क्यों नहीं देते।
मिसेस मिल्स कहती हैं कि अगर हम यहाँ से चले गए, हमने अगर तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? ग्रेस कहती कौन? मिसेस मिल्स कहती है कि वो लोग जो इस घर में जबरदस्ती रह रहे हैं और अब वो इस घर के अंदर तुम्हारे और बच्चों के साथ हैं, और तुम मेरा विश्वास करो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। वहीं ऊपर कमरे में दिखाया जाता है जहां पर एन और उसका छोटा भाई निकलस छुपे हुए हैं। उन्हें एक आवाज आती है, कम विद अस, और तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसे एन ने पहले भी कई बार देखा है। वो जोर से चिल्लाती है और उनकी आवाज सुनकर नीचे ग्रेस डर जाती है। मिसेस मिल्स कहती है कि उन लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया जो यहाँ पर इस घर में रहते हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ऊपर जाना होगा, उन लोगों से बात करनी होगी। और ग्रेस अब धीरे धीरे डरते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहाँ पर उसके बच्चे हैं, और जब वो उस कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहां पर 5 लोग एक टेबल पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर उसके बच्चे भी होते हैं, और उसकी बेटी एन एक बूढ़ी औरत के पीछे खड़ी होती है। ये वही बूढ़ी औरत होती है जिसे एन बार बार देखती है, और वो बूढ़ी औरत एन से पूछती है कि बताओ इस कमरे में क्या हुआ था। एन उसके कान में कुछ कहती है। वो बूढ़ी औरत कहती है तो तुम्हारी मॉम ने तकिए से तुम्हारा मुंह दबाकर तुम्हें मार दिया था। अगर तुम जिंदा नहीं हो तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनकर एन, उसका भाई निकलस और एन की मॉम ये तीनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। और ग्रेस इनके टेबल पर जो पेपर्स होते हैं उन्हें फाड़ना शुरू कर देती है, और अगले कुछ ही पलों बाद ये 5 ही लोग इस कमरे में रह जाते हैं जो टेबल के चारों तरफ बैठे होते हैं। और वो बूढ़ी औरत जो एन से बात कर रही थी, ऐसा लगता है कि वो किसी और दुनिया में थी और अब वो वापस अपनी दुनिया में आ चुकी है। और वो यहाँ पर बाकी के 4 लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक औरत और उसके 2 बच्चे रहते हैं। यहाँ पर 5 लोगों में एक औरत होती है जो कि विक्टर की मॉम होती है। विक्टर वही बच्चा है जिसे एन बार बार देखती है, जिसके बारे में एन ने अपनी मॉम ग्रेस को बताया होता है। विक्टर की मॉम कहती है कि कल सुबह ही हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, और विक्टर के डैड भी इस बात के लिए मान जाते हैं। और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि ग्रेस अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर रो रही होती है, और अब उसे भी सब कुछ पता चल चुका होता है, उसे सब कुछ याद आ चुका होता है। और वो अपने दोनों बच्चों को रोते हुए कहती है कि मैंने तुम दोनों को मार दिया और उसके बाद अपने सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन तभी मुझे तुम्हारे हंसने की आवाजें आई, और जब मैं कमरे में आई तो तुम दोनों खेल रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे एक बार फिर से मेरे बच्चे वापस लौटा दिए, और मैंने तय किया कि मैं एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। और अब जब हम सारी सच्चाई जानते हैं तो इन बातों का कोई भी मतलब नहीं बनता। हम कहाँ हैं? तभी वहां पर मिसेस मिल्स आ जाती हैं और वो कहती हैं कि लीडिया ने भी आखिरी बार यही सवाल पूछा था जब उसे ये पता चला था कि हम सब मर चुके हैं। उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं बोला। मिसेस मिल्स कहती है कि कल ये परिवार यहाँ से जा रहा है, लेकिन दूसरे लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। कभी हम इंसानों को महसूस कर पाते और कभी ऐसा भी होता है कि हमें उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। मिसेस मिल्स वहां से चली जाती हैं। ग्रेस ने दरअसल अपने आप को और अपने बच्चों को इसलिए मारा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, और अपने आप को मारने से पहले उसने अपने बच्चों को मार दिया। और ग्रेस के पति चार्ल्स जो इस घर में वापस लौट कर आए थे, दरअसल वो उनकी आत्मा थी। उनकी आत्मा अपने परिवार को आखिरी बार देखना चाहती थी, उन्हें आखिरी बार गुड बाय कहना चाहती थी, इसीलिए वो वापस यहाँ पर लौट कर आई थी। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि अब ग्रेस के बच्चे भी उजाले में जाते हैं। घर पर कोई पर्दे नहीं है क्योंकि ग्रेस को अब पता है कि वो आत्माएं हैं, और विक्टर का परिवार जो कि इंसान है वो यहाँ से जा रहे होते हैं। विक्टर नीचे खड़ा होकर ऊपर खिड़की की तरफ देख रहा होता है जहां पर ग्रेस और उसके दोनों बच्चे होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे विक्टर इस पूरे परिवार को देख सकता है। और इसके बाद विक्टर अपने परिवार के साथ गाड़ी में यहाँ से निकल जाता है, और अंत में ग्रेस कहती है कि ये हमारा घर है और हमें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वैसे तो इस कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो अंत में खुलता है, लेकिन इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख उस बात से मिलती है जब ग्रेस अपने बच्चों को बोलती है कि मैंने तुम दोनों को मारने के बाद अपने आप को भी गोली मार दी, और इसके बाद मुझे तुम्हारी हंसने की खेलने की आवाजें आई, और जब मैं कमरे में आई तो तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे एक और मौका दे दिया। और ग्रेस के दिमाग में ये थॉट इसलिए आता है
क्योंकि उस पल में उसे एहसास हो चुका था कि जो भी उसने किया है वो गलत है। जिंदगी जीने का नाम है, ना कि उसे खत्म करने का। इस कहानी में एक और पॉइंट ये भी है कि एन को ही हमेशा वो परिवार क्यों दिखता था, क्योंकि वो बूढ़ी औरत हमेशा एन के जरिए उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करती थी, इसीलिए एन उन्हें देख पाती थी। तो ये थी पूरी कहानी द अदर्स की। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। इस मूवी का बजट था $17 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $210 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।